हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक का बजट एस्टिमेट चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड के बारे में चर्चा करी। और दोस्तों, सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड के अंदर जो डेटा जो एस्टिमेट किए जाएंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स अपनों ने पढ़ी, राइट। तो दोस्तों, हमने 20-10 से 4 डेट याद करी, 20-10 राइट। तो दोस्तों, 20 अगस्त को, 10 नवंबर को, 20 दिसंबर को और दोस्तों 10 मार्च को। 20 अगस्त, 10 नवंबर, 20 दिसंबर, 10 मार्च, 20-10 अगस्त, नवंबर, दिसंबर, मार्च, राइट। तो दोस्तों, ये क्या थी? ड्यू डेट्स थी। सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड के अंदर जो डेटा कंपाइल होंगे उनकी क्या है? एस्टिमेट बनाने की डेट, राइट। इसके बाद दोस्तों, रूल नंबर 89 के अंदर अपनों ने जनरल रूल्स पढ़े जो प्रिपरेशन करने के अंदर बजट एस्टिमेट के लिए हमें काम में लिए जाते हैं, राइट। दोस्तों, बजट एस्टिमेट क्या होता है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। बजट एस्टिमेट का मतलब दोस्तों क्या है? एक प्रकार का अनुमान है, फ्यूचरिस्टिक एजम्पशन है, राइट। दोस्तों, मुझे 2023-24 का डेटा अगर बजट अगर बनाना है तो मैं 1 फरवरी को क्या है वो डेटाज क्या है एज्यूम करूँगा। वो मेरा दोस्तों फ्यूचर प्लान हो गया, फ्यूचरिस्टिक एजम्पशन होगी, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों 3 नंबर पॉइंट तक, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 के अंदर अपनों ने कुछ बातें पढ़ी जिनको क्या है अपने को संज्ञान में लेना है वाइल वी आर प्रिपेयरिंग द बजट एस्टिमेट। यस और नो? तो अब देखिए दोस्तों, 4 नंबर पॉइंट पे चलते हैं और सो ऑन करते हैं इसको। द एस्टिमेट्स सो फार एज, एस्टिमेट कौन से दोस्तों? जो बजट एस्टिमेट होंगे सो फार एज दे रिलेट टू एस्टेब्लिशमेंट एंड सैलरीज। तो दोस्तों, जो बजट एस्टिमेट होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? या तो कोई आपको दोस्तों सैलरी देनी है, ठीक है, पे एंड अलाउंसेस देने हैं, या दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट्स का मतलब क्या हुआ? कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स है उसके अंदर बहुत सारे ग्रांट्स के खर्चे हैं, राइट। कोई दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल पर्सन्स की सैलरी आपको देनी है, राइट। दोस्तों, कोई एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर कोई वर्क्स का एक्सपेंडिचर है, राइट। एक्सपेंडिचर दोस्तों वही था जो 1 से 6 तक पॉइंट उन्होंने पढ़े थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़े थे। 1 नंबर के अंदर क्या था? सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड था। और 2 से 6 तक क्या थे दोस्तों? लोकली कंट्रोल्ड हेड थे, ठीक है। तो उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट और सैलरी दोनों आ जाएंगे, यस और नो? तो वो दोस्तों एस्टिमेट जो है, द एस्टिमेट्स विल बी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल इन ईच केस। तो दोस्तों, वो जो एस्टिमेट होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? वो किस पे बेस्ड होंगे? एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस पे क्या है एप्लीकेबल इन ईच केस। मतलब जो एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे हम विल बी बेस्ड ऑन द जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं वो हर एक केस के अंदर लागू होंगे, उन पे बेस होंगे, येस और नो? नो डेविएशन फ्रॉम सच ऑर्डर्स बीइंग परमिटेड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ दैट अथॉरिटी। और दोस्तों, जिस अथॉरिटी ने वो सैंक्शन दी है उसकी प्रीवियस सैंक्शन के बिना आप डेविएशन नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का। डेविएशन का मतलब क्या है? आपको विचलित नहीं हो सकते, राइट। मतलब वो उन रूल्स, उन रेगुलेशंस, उन ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना है। देन बाय व्यू ऑफ दैट ऑर्डर्स यू कैन मेक द बजट एस्टिमेट, यस और नो? आगे देखिए दोस्तों, इन केसेस हाउ एयर वेयर द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ पर्सोनल हैपन्स टू बी लेस देन देयर ऑथोराइज्ड एस्टेब्लिशमेंट। अब दोस्तों, इसका क्या मतलब है? कई केस ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है पर्सोनल की, ठीक है, मान लो दोस्तों पर्सोनल है, किसी जगह पे 100 कार्मिक होने चाहिए थे, ठीक है, 100 लोग होने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों क्या है, वहाँ पे उनकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन है, कम है उनकी ऑथोराइज्ड स्ट्रेंथ से। दोस्तों, 2 प्रकार की स्ट्रेंथ होती है, एक होती है ऑथोराइज्ड स्ट्रेंथ, एक होती है पोस्टेड स्ट्रेंथ। दोस्तों, आपके जो भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो आपका क्या है, कितनी ऑथोराइज है आपके अंदर ऑफिस के अंदर, 10 ऑडिटर ऑथोराइज है, 1 डब्ल्यू ऑथोराइज है, 1 ऑथोराइज है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है, कई बार क्या है इनसे कम होती है, कई बार डब्ल्यू नहीं होता मान लो, राइट। ऑडिटर्स 8-10 की जगह 8 ही हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या है, जो पर्सोनल जो हैं, कार्मिक जो है, अगर वो कम है उनकी ऑथोराइज्ड स्ट्रेंथ से, ड्यू मेनली टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल पर्सोनल, डिले इन ट्रेनिंग एक्सेट्रा। वजह क्या हो सकती है? या तो भैया कोई सुटेबल पर्सोनल नहीं था, किसी ने एग्ज़ाम पास नहीं किया इसी वजह से, या डिले कोई ट्रेनिंग के अंदर है, ट्रेनिंग के अंदर डिले हो गया, तो भी क्या है स्ट्रेंथ जो है, पोस्टेड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है ऑथोराइज से कम हो सकती है, राइट। द एस्टिमेट शुड बी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ सुटेबली इंक्रीज टू प्रोवाइड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सच पर्सोनल। अब दोस्तों, इस केस में क्या है, इस केस में अगर हम बजट एस्टिमेट तैयार करेंगे उनकी सैलरी के लिए, उनके खर्चों के लिए, जो बजट एस्टिमेट तैयार होगा वो क्या है बेस्ड तो होगा एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ पे, राइट। लेकिन दोस्तों, उसको इतना इंक्रीज़ कर देंगे कि मान लो फर्दर कोई रिक्रूटमेंट हो या कोई कार्मिक है अवेलेबल हो,
तो क्या है, उनकी तनख्वाह भी उस एस्टीमेट से दे दी जाए, उनके खर्चे भी उस एस्टीमेट से पूरे कर दिए जाएँ। यस और नो? इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव सैलरीज द रेट ऑफ पे विच विल बी ड्यू ऑन 1 सितंबर ऑफ द ईयर टू विच द बजट रिलेट शुड बी एडोप्टेड। दोस्तों प्रोग्रेसिव सैलरीज का मतलब क्या होता है, सैलरी जो बढ़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज मुझे मान लो 10,000 मिल रहे हैं, ठीक है, आगे 2-4 महीने में मेरी सैलरी 15,000 होने वाली है, राइट। मतलब प्रोग्रेसिव टाइप की सैलरीज है, राइट। डीए बढ़ रहा है, यस और नो। अदर प्रकार के अलाउंसेज मेरे हैं, यस और नो। तो उस प्रकार में दोस्तों क्या है, जो 1 सितंबर को आपको सैलरी होगी उसके बेस पे क्या है, आपका बजट एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये बोल दिया। इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव सैलरीज द रेट ऑफ पे विच विल बी ड्यू ऑन द 1 सितंबर ऑफ द ईयर टू विच द बजट रिलेट्स शुड बी एडोप्टेड। मतलब वो 1 सितंबर को जो सैलरी होगी उसको क्या है, एडोप्ट किया जाएगा, राइट। आगे चलें दोस्तों, 5 नंबर पे चलिए। 5 नंबर देखिए दोस्तों, काफ़ी इजी थ्योरेटिकल बातें दी गई है। जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आती चली जाएगी। अगला देखिए दोस्तों, 5 नंबर में अगर मैं बजट एस्टीमेट तैयार कर रहा हूं तो दोस्तों ये चीज़ें मुझे फॉलो करनी है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट दोस्तों क्या, फ्लक्चुएटिंग चार्जेस। फ्लक्चुएटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो चेंज होता रहता है, ठीक है, जो फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, कम ज़्यादा होता रहना, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। यस और नो? तो फ्लक्चुएटिंग टाइप के दोस्तों एक्सपेंडिचर, फ्लक्चुएटिंग टाइप के दोस्तों चार्जेस कौन कौन से, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, ठीक है दोस्तों। ट्रैवलिंग अलाउंस का कोई पता नहीं है कि भाई कितना हमें देना पड़ जाए पूरे साल के अंदर। यस, कंटिजेंट एंड मिसलिनियस चार्जेस। कंटिजेंट चार्जेस क्या होता है दोस्तों, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से बना है ये, मतलब किसी भी प्रकार की आपदा आ जाए, ठीक है, तो एक दोस्तों फंड रखा जाता है, राइट। अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ जाए, ये सो नो। मिसलेनियस टाइप के दोस्तों खर्चे हैं फॉर विच नो स्केल्स आर लेट डाउन, तो इनके लिए दोस्तों क्या कोई फिक्स स्केल नहीं है कि भैया ट्रैवलिंग अलाउंस आपको देना है तो साल भर का 5 करोड़ दोगे, ऐसा कोई स्केल नहीं है, राइट। विल बी कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द एवरेज नॉर्मल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स। दोस्तों इस टाइप के जो खर्चे हैं पिछले 3 साल के जो खर्चे हैं, इन चीज़ों पे जो पिछले 3 साल में जो एवरेज खर्चा हुआ है उसके हिसाब से क्या है, नेक्स्ट ईयर के जो बजट है एस्टिमेट किए जाते हैं, राइट। द एस्टिमेट ऑफ सच वेरिंग चार्जेस शुड नॉट बी मेयरली एन अर्थमेटिकल एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फिगर्स। तो दोस्तों जो एस्टिमेट प्रिपेयर किए जाएंगे, 3 साल का डेटा लिया जाएगा, तो दोस्तों वो क्या होगा, वो एकदम से आप नहीं बोल सकती वो अर्थमेटिकल एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। 3 साल का एवरेज लेना है। मान लो ट्रैवलिंग अलाउंस पे 100 रुपये और 100 रुपये खर्च हुए थे, ठीक है, तो इनका दोस्तों एवरेज कितना आ जाएगा, 150 रुपया, राइट। तो 150 रुपये, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आपको यही ले लेना है, राइट। एवरेज आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि आपको नेक्स्ट ईयर भी क्या है 100 एवरेज आपको लेना है। यस, ये दोस्तों ओनली मात्र क्या है, ये एक प्रकार से ये कैलकुलेशन है कि हाँ इसके बेस पे आप फिगर तैयार करो, एकदम से इसको मत मानो, ऊपर नीचे भी आप ले सकते हो। यस और नो? द एवरेज इज ए गाइड। एवरेज क्या है दोस्तों, एक प्रकार से गाइड है कि मतलब 100 रुपये पिछले 3 साल से खर्चा हो रहा है तो आगे भी 100 रुपये ही खर्च होगा, राइट। द एवरेज इज ए गाइड बट इट शुड नॉट बी टेकन एब्सोल्यूटली। ये बोल दिया दोस्तों, इसको एब्सोल्यूटली आप मत मानो, इसको 100% मत मानो। एंड द बजट प्रोविजन शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल ऑर्डर्स अफेक्टिंग द एक्सपेंडिचर एंड अदर फैक्टर्स सच एज चेंज इन स्ट्रेंथ, प्रोग्रेस ऑफ सप्लाईज एक्सेट्रा। और दोस्तों क्या है, जो बजट प्रोविजन होंगे, आप एवरेज को ही एक प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट मत मानो, सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करो। टेकन इनटू अकाउंट ऑल ऑर्डर्स अफेक्टिंग द एक्सपेंडिचर, सारे ऑर्डर्स, सारी दोस्तों, जैसे कोविड बता दिया मैंने, ठीक है, तो कोविड के अंदर दोस्तों ट्रैवल बंद हो गया तो ट्रैवलिंग आप कम कर सकते हो। यस और नो? तो इस प्रकार से दोस्तों खर्चा कम हो जाएगा। तो इनटू ऑल अकाउंट ऑल ऑर्डर्स अफेक्टिंग एक्सपेंडिचर, तो मतलब उन चीज़ों को भी क्या है आपको संज्ञान में रखना है। अदर फैक्टर सच एज चेंजेस इन स्ट्रेंथ, प्रोग्रेस ऑफ सप्लाईज, और दोस्तों स्ट्रेंथ कम हो गई, राइट, तो मिसलिनियस टाइप के, कंटीजेंट टाइप के खर्चे कम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर क्या है ध्यान रखना है दोस्तों आपको। यस और नो? सैंक्शंस टू रिकरिंग चार्जेस विल बी रिव्यूड बाय द एस्टिमेटिंग अथॉरिटीज़। अब दोस्तों रिकरिंग चार्जेस कौन से होते हैं, रिकरिंग चार्जेस का मतलब क्या है दोस्तों, जो बार बार करने हैं आपको, राइट। जैसे इस महीने भी चार्ज होगा, वो अगले महीने भी चार्ज ऑफ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों उनको क्या बोला जाता है, खर्चों को रिकरिंग चार्जेस बोला जाता है, जो हर महीने हर टाइम पे होते ही रहते हैं, टाइम टू टाइम होते रहते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, निश्चित है, एक निश्चित अनुपात में है। सैंक्शंस टू रिकरिंग चार्जेस विल बी रिव्यूड बाय द एस्टिमेटिंग अथॉरिटी। दोस्तों जो एस्टिमेट बना रही है वो जो अथॉरिटीज़ जो है, जो रिकरिंग टाइप के नेचर जो होंगे उनको क्या है रिव्यू करती है। अब दोस्तों रिकरिंग आया तो मुझे नॉन रिकरिंग टाइप के खर्चे भी याद आ गए,
नॉन रिकरिंग टाइप के दोस्तों मुझे जब खर्चे याद आए तो मुझे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो हेड हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ और एयर स्टाफ को जो 100 लाख, 50 लाख की पावर्स दी गई हैं वो भी याद आ गई, राइट। और दोस्तों मुझे क्या याद आया पिछले चैप्टर का, इनके जो मिसलेनियस टाइप के खर्चे थे वो 100 लाख का 15%, 10% और 10% था, राइट। तो दोस्तों ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करके भी आप पढ़ सकते हो, राइट। सैंक्शन टू रिकरिंग चार्जेस विल बी रिव्यूड बाय द एस्टिमेटिंग अथॉरिटी। दोस्तों जो एस्टिमेट कर रही है अथॉरिटी वो ध्यान में रखेगी। एंड लार्ज वेरिएशंस इन द बजट प्रोविजन एंड द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस ईयर्स शुड बी एक्सप्लेन्ड। और दोस्तों लार्ज वेरिएशन होगा अगर बजट प्रोविज़न के अंदर, ठीक है। क्यों होगा, मान लो दोस्तों एवरेज आपने ले लिया, ठीक है, 100 रुपये एवरेज आया था, अब की बार आपने 200 रुपये सैंक्शन कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, तो उसके रीजंस भी आपको दैट शुड बी एक्सप्लेन्ड इन द बजट एस्टिमेट, राइट। तो ये हुआ दोस्तों 5 नंबर पैरा। आगे चलिए, अगला देखिए दोस्तों 6 नंबर में क्या दिया गया है, ऑल टेम्परेरी एंड सुपर न्यूमेरी ऑफिस। दोस्तों सुपर न्यूमेरी का मतलब क्या, टेम्परेरी का ही एक सिनोनिम है, ठीक है, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के उल्टे हैं, ठीक है। ऑल टेम्परेरी एंड सुपर न्यूमेरी ऑफिस एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स शुड बी शोन सेपरेटली फ्रॉम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। तो दोस्तों जितने भी टेम्परेरी प्रकार के खर्चे हैं, टेम्परेरी प्रकार के ऑफिस जो है, टेम्परेरी प्रकार के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको क्या करना है, आपको परमानेंट से क्या है, सेपरेट दिखाना है, राइट। इधर परमानेंट होगा तो इधर क्या होगा दोस्तों, ये होगा टेम्परेरी। यस और नो, इन दोनों को क्या है, इन दोनों के खर्चे जो हैं आपको सेपरेटली दिखाने हैं। 7 नंबर में देखिए दोस्तों, नो लंप सम प्रोविजन शुड बी मेड इन द बजट एस्टिमेट एक्सेप्ट अंडर डेफिनेट ऑर्डर्स। और दोस्तों क्या है, आपको लंप सम प्रोविजन आपको नहीं देने हैं, आपको ओनली सटीक देना है कि हाँ इतना ही बनेगा भैया। और उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए दोस्तों पीछे के पॉइंट अपनों ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, राइट। और दोस्तों क्या बोला गया इसके अंदर, लो लंप सम प्रोविजन शुड बी मेड इन द बजट एस्टिमेट एक्सेप्ट अंडर डेफिनेट ऑर्डर। अगर कोई दोस्तों डेफिनेट ऑर्डर है आपके पास और उसमें लिखा गया है कि लंप सम ले लो एक, ठीक है, मतलब लंप सम का मतलब क्या है, एक मोटी मोटी अमाउंट ले ली, राइट। तो उसमें आप ले सकते हो अगर आपके पास ऑर्डर्स है, वरना आपको दोस्तों एक्यूरेट एग्जैक्ट क्या है, बहुत तरीके से बजट एस्टिमेट प्रिपेयर करने हैं। 8 नंबर देखिए दोस्तों, प्रोविजन फॉर लॉसेज शुड नॉट बी मेड इन द एस्टिमेट अंडर अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज्ड इन द रेगुलेशंस और स्पेशल सैंक्शंस इज ऑब्टेन्ड। और दोस्तों क्या है, लॉसेज के मेनली जो घाटा जो होगा गवर्नमेंट को, वो प्रोविज़न जो है जनरली क्या है, एस्टिमेट के अंदर नहीं लिखे जाते, ठीक है। मान लो दोस्तों ऐसा है कि किसी साल के अंदर 5 करोड़ का घाटा हुआ गवर्नमेंट को, ठीक है, तो ऐसा नहीं है नेक्स्ट ईयर भी 5 करोड़ का घाटे को क्या लेके चलेगी, एज अपना एक्सपेंडिचर लेके चलेगी, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, वो क्या करती है दोस्तों, गवर्नमेंट इन लॉसेज को इंक्लूड नहीं करते अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज इन द रेगुलेशन ऑफ स्पेशल सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड। अगर दोस्तों कोई स्पेशल सैंक्शन ऑब्टेंड कर ली आपने कि हाँ भैया 5 करोड़ तक का घाटा हो सकता है, देन इट विल बी इंक्लूडेड, अदरवाइज दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बजट एस्टिमेट, राइट। तो अब दोस्तों जो भी अपनों ने पढ़ा था 89 नंबर पैरा के अंदर, वो क्या था दोस्तों, वो था बजट एस्टिमेट प्रिपेयर जो करते हैं अपने, ठीक है। बजट एस्टिमेट का मतलब क्या है, फ्यूचरिस्टिक डेटा को एजम्पशन किया है, फ्यूचर की प्लानिंग करी है, ठीक है। अब दोस्तों रिवाइज्ड एस्टीमेट पढ़ेंगे, और रिवाइज्ड एस्टीमेट के अंदर दोस्तों कई सारे जो टॉपिक अपनों ने LCH LCCH के अंदर पढ़े थे, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमारी जाएगी, रिवाइज्ड एस्टीमेट जाएंगी, जो मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन जाएगा, तो उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। और दोस्तों बहुत ईजी सा चैप्टर है, आपको एकदम से एक बार में समझ में आ जाएगा, राइट। तो एक बार दोस्तों दोबारा बता देता हूँ, मैंने BEE और RE के बारे में आपको बताया था। BE और RE, BE क्या है दोस्तों, एक फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन है, फ्यूचर का डेटा अपने प्लान कर रहे हैं। और दोस्तों रिवाइज्ड एस्टीमेट के अंदर क्या होता है, डेटा के अंदर रियलिटी होती है, ठीक है। रिवाइज्ड एस्टीमेट के अंदर दोस्तों क्या है, डेटा के अंदर रियलिटी होती है, जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या है, इंक्लूड किए जाते हैं। दोस्तों बजट एस्टीमेट के बाद रिवाइज एस्टीमेट दिए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया, मान लो कोई से भी साल का कोई झंझट नहीं, 1 फरवरी को दोस्तों बजट पेश कर दिया, तो उसके बाद क्या आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया। तो दोस्तों 1 फरवरी को जो डेटा हमने फोरकास्ट किए थे इन सालों के लिए, इन महीनों के लिए, सॉरी, जो 1 फरवरी को जो डेटा फोरकास्ट किए थे इन महीनों के लिए, आने वाले महीनों के लिए, तो क्या दोस्तों अगस्त तक ये जो डेटा फोरकास्ट हुए थे इनमें क्लैरिटी नहीं आएगी, आप मुझे बताइए। दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल ले लो, जो 1 फरवरी को दोस्तों जो डेटा फोरकास्ट किए थे मार्च, अप्रैल, मई,
मार्च का मान लो, क्योंकि एक महीना है उसी फाइनेंशियल ईयर का। अप्रैल से मान लो मेनली, आप कह दोगे सर नेक्स्ट ईयर के अपने फाइनेंशियल ईयर के डेटा फोरकास्ट करते हैं, तो अप्रैल से मान लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी फिर आ जाएगा। तो दोस्तों 1 फरवरी से लेके अगस्त तक, सितंबर तक, दिसंबर तक या जनवरी तक या 31 जनवरी तक, क्या इन डेटों में क्लैरिटी नहीं आ जाएगी जो आपने फोरकास्ट किए थे, राइट। तो दोस्तों ये जो अपनों ने टेबल जो पढ़ी थी वो यही था कि हाँ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर डेटा आप फोरकास्ट करो, और दोस्तों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के महीने के अंदर कुछ टाइम के बाद क्या है, डेटास को चेक किया जाता है। तो दोस्तों बजट एस्टीमेट जो दे दिया उसके रिवाइज्ड एस्टीमेट आते चले जाएंगे, और दोस्तों नेक्स्ट ईयर के डेटा, नेक्स्ट ईयर का जो बजट तैयार होगा उसके डेटा फोरकास्ट करते चले जाएंगे इन महीनों के अंदर, राइट। तो दोस्तों 2 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती है, राइट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2 प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली चलती है। कौन कौन सी चलती है? एक तो दोस्तों रिवाइज्ड एस्टीमेट आता जाएगा, दूसरा दोस्तों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट की हम प्लानिंग करते रहेंगे, और वो दोस्तों चीज़ें हमने LCH के अंदर और CCH के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों 90 के अंदर क्या है, एज विल बी सीन फ्रॉम रूल 83 एंड 87। दोस्तों 83 के अंदर क्या पढ़ा था, लोकली कंट्रोल्ड हेड, और दोस्तों 87 के अंदर क्या पढ़ा था, CCH सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड, राइट। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग डज नॉट एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ द ओरिजिनल बजट। दोस्तों प्रोसेस जो है एस्टिमेटिंग की वो ऐसा नहीं है कि आपने ओरिजिनल बजट बना दिया, ठीक है, 1 फरवरी को पेश कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। The process of estimating does not end with the preparation of the original budget estimate for the year but continued throughout the year। क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है एस्टिमेट लगा दिया आपने और वो आपका काम खत्म हो गया, बल्कि दोस्तों वो क्या कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, राइट। जैसे कि दोस्तों LCH के अंदर अपनों ने पढ़ा, पहले 10 अगस्त पढ़ी, फिर 30 अक्टूबर पढ़ी, फिर 10 दिसंबर पढ़ी, 28 फरवरी पढ़ी, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा था दोस्तों, थ्रू आउट द ईयर जो है, थ्रू आउट जो ईयर जो है डेटा को क्या है हम कंपाइल कर रहे थे, स्क्रूटिनी कर रहे थे, राइट। एंड एट इंटरवल्स द बजट फिगर्स आर रिव्यूड इन द लाइट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर। और दोस्तों हम क्या करते हैं, थ्रू आउट द ईयर बोल दिया, कंटिन्यू रहता है, एंड एट इंटरवल्स दोस्तों समय समय पर, मतलब पहले अगस्त के अंदर देखा, फिर अक्टूबर के अंदर देखा, फिर दिसंबर के अंदर देखा, फिर दोस्तों फरवरी के अंदर देखा। क्या देखा दोस्तों, जो बजट एस्टिमेट रिव्यू, बजट एस्टिमेट का क्या है, बजट फिगर्स का क्या है, रिव्यू किया जाता है, राइट, इन द लाइट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, राइट। क्या देखा जाता है दोस्तों, जो डेटा फोरकास्ट किए थे उनके अंदर एक्चुअलिटी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर। और दोस्तों पूरे साल के अंदर कौन कौन से अदर फैक्टर्स जो हैं जिन्होंने बजट एस्टिमेट को क्या है प्रभावित किया है, राइट। इसका दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल अपने लें, प्रीलिमिनरी रिवाइज्ड एस्टिमेट। LCH के अंदर 2 नंबर टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, प्रीलिमिनरी रिवाइज्ड एस्टिमेट। दोस्तों प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कब गई थी, 10 अगस्त को, ठीक है। प्रीलिमिनरी दोस्तों रिवाइज एस्टिमेट कब आए थे, 30 अक्टूबर को, राइट। तो दोस्तों प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के 10 अगस्त के अंदर गई थी, तो जो फरवरी के अंदर डेटा फोरकास्ट हुए थे उनके अंदर कुछ क्लैरिटी आई। फिर दोस्तों 30 अक्टूबर को क्या है उनमें और क्लैरिटी आई, मतलब प्रीलिमिनरी जो डेटा भेजे थे उनके अंदर भी और क्लैरिटी आ गई, राइट, 30 अक्टूबर को। और दोस्तों क्या है, इनके बेस पे हमने फोरकास्ट एस्टिमेट फॉर द एंशुइंग फाइनेंशियल, और दोस्तों ये डेटा लेके हमने क्या है फोरकास्टिंग तैयार कर दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के डेटा को तैयार करने के लिए। यस और नो, समझ में आ रही है दोस्तों बातें, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की। और दोस्तों सारे वीडियोस क्या हैं लाइन बाय लाइन देखने की ज़रूरत है। यस और नो, कोई भी दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करो तो वीडियो जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना बिना स्किप किए, तभी क्या है बहुत चीज़ें आप बेहतर समझ सकते हो, राइट। और दोस्तों इनकी PDF चाहिए तो मैं हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, PDF SAS एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं मिले तो दोस्तों कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे लिंक जोड़ दूँगा आपको। या PDF SAS एग्ज़ाम दोस्तों ये चैनल है, और PDF SAS एग्ज़ाम जो है एक ग्रुप पीछे लगा दो, कि ग्रुप आपको मिल जाएगा, 2 चैनल है अपने, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों आप चैटिंग कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, ठीक है। कोई अपडेट आपको चाहिए, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ये सो नो। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या है इसकी PDF और इसका लिंक जो है सारे वीडियोज़ का मिल जाएगा, ये सो नो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग द अदर एस्टिमेट्स फॉर द ईयर इज एक्सप्लेन्ड इन द सक्सीडिंग रूल, ठीक है। तो दोस्तों जो पढ़ा था अपनों ने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, ठीक है, वगैरह वगैरह बातें जो है सारी अब इसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले A नंबर पे क्या दिया गया है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट,
राइट। तो दोस्तों सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो जाती कब है, राइट। तो दोस्तों LCH और CCH दो चीज़ें अपनों ने पढ़ी थी। तो दोस्तों LCH के केस में कब जाएगी, ये 10 अगस्त को जाएगी, ठीक है। अब और दोस्तों CCH के केस में कब जाएगी, ये 20 अगस्त को, ठीक है। LCH के केस में दोस्तों कब जाएगी, 10 अगस्त को, और CCH के केस में दोस्तों जब जाएगी 20 अगस्त को। अब दोस्तों CCH का 20 अगस्त याद आए तो 20-10 अगस्त, नवंबर, दिसंबर, मार्च, राइट। 10 अगस्त को ये जाएगी, ये सुनो। तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर दोस्तों कौन से डेटा लिए जाते हैं, राइट। तो वो सारी बातें इसके अंदर दी गई है। दिस एस्टीमेट जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के एस्टीमेट जो है, विच शुड टेक इनटू अकाउंट द प्रोग्रेस ऑफ एक्चुअल्स एंड रेलेवेंट फैक्टर्स। दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर जो है क्या लिए जाते हैं, प्रोग्रेस ऑफ एक्चुअल्स, जो एक्चुअल में प्रोग्रेस हुई है, और दोस्तों जो रेलेवेंट फैक्टर्स है, जो प्रासंगिक जो तथ्य हैं उनको लिया जाता है, ठीक है। एक तो बात कर दी कि फैक्ट लिए जाएंगे, यस और नो, कोई एजम्पशन नहीं ली जाएगी। दिस एस्टीमेट विल शो, यहाँ से पढ़िए, दिस एस्टीमेट विल शो द एक्सटेंट टू विच द सैंक्शनड बजट एस्टीमेट फॉर द ईयर आर अफेक्टेड बाय सर्कमस्टांसिस। और दोस्तों क्या है, 1 फरवरी को घोषणा हो गई, ठीक है, बजट की। अब सेम बात यही बोली गई है आपको, देखिए, दिस एस्टीमेट विल शो द एक्सटेंट टू विच द सैंक्शनड बजट एस्टीमेट फॉर द ईयर। सैंक्शनड बजट एस्टीमेट का मतलब क्या है दोस्तों, जो 1 फरवरी को बजट सैंक्शन हो गया उनके जो एस्टीमेट थे, ठीक है। दिस एस्टीमेट विल शो द एक्सटेंट टू विच सैंक्शन बजट एस्टीमेट फॉर द ईयर आर अफेक्टेड। सैंक्शन बजट एस्टीमेट आर अफेक्टेड बाय सर्कमस्टांसेस। दोस्तों सैंक्शनड जो बजट एस्टीमेट सैंक्शन हुआ है वो दोस्तों अफेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, किन सर्कमस्टांसेस से, नॉन, और या तो आपको पहले से पता थे या कोई ऑर्डर आया है, ऑर्डर प्रोमलगेटेड मतलब क्या, घोषणा हुई है, इधर बिफोर और आफ्टर 1 अप्रैल विच में नेसेसरेट मॉडिफिकेशन इन दोज एस्टिमेट। और दोस्तों क्या है, पहले क्या है, 1 फरवरी को क्या है, मैंने बजट सैंक्शन कर दिया, ठीक है, और किसी आइटम पे दोस्तों कितना पैसा खर्च होना था ये पूरा डिसाइड हो गया। लेकिन दोस्तों क्या है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जब जाएगी जो कि 10 अगस्त को जाएगी LCH की, और CCH की जाएगी 20 अगस्त को। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों क्या है, 10 अगस्त और 20 अगस्त को जो रिपोर्ट जाएगी तो इन चीज़ों के अंदर अब एक्चुअल डेटा देंगे, ठीक है। 50 लाख रुपए ऐसा हुआ था कि 4-5 महीनों में खर्च हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमने क्या देखा, वो पैसे खर्च हुए हैं या नहीं हुए, पूरी डिटेल इसकी जाएगी, राइट। और दोस्तों इसमें क्या बोल दिया कि भले ही ऑर्डर 1 अप्रैल मतलब 1 फरवरी से 31 मार्च तक का टाइम था, या तो तब प्रोमलगेट हुए, या दोस्तों क्या है 1 अप्रैल के बाद हुए, ठीक है। और विच में नेसेसरेट मॉडिफिकेशन इन दो एस्टिमेट। अगर दोस्तों कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर खर्चा जितना दोस्तों फोरकास्ट किया गया था उतना नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उन एस्टिमेट्स के अंदर, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तो ये हो गई मोटी मोटी बात, राइट। अगला देखिए, द ओरिजिनल बजट एस्टिमेट विल देन बी रिव्यूड बाय द MOD फाइनेंस एंड MOD एंड डिसीजन टेकन विद रिगार्ड टू एनी स्पेशल एक्शन कंसीडर्ड नेसेसरी। और दोस्तों क्या है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें जाएगी, ठीक है। कम करना है, बजट को ज़्यादा करना है, मॉडिफिकेशन करना है या नहीं करना, इनको क्या है MOD फाइनेंस और MOD देखेगा, और दोस्तों क्या है वो उसके हिसाब से क्या एक्शन लेगा, राइट। टेकन विद रिगार्ड टू एनी स्पेशल एक्शन कंसीडर्ड नेसेसरी, यस और नो। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। अगला देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल दे दिया इसके अंदर, ठीक है। द इशू ऑफ ऑर्डर्स रिक्वायरिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर एनी पर्टिकुलर हेड ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द ईयर ऑफ submission of supplementary demand for grant to the parliament if it is apparent that the expenditure during the year is likely to exceed the grant originally sanctioned by the parliament। अब दोस्तों क्या है, 1 फरवरी को मान लो बजट की घोषणा हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों बाद में क्या हुआ, एक टाइम के बाद पता चला कि कोई भी मद पे क्या है खर्चा होना है, तो इसलिए आपको सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखिए, सबमिशन ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट टू द पार्लियामेंट, राइट। ये क्यों होगी, इट इज़ अपरेंट, ये स्पष्ट है क्योंकि जो एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर इज़ लाइकली टू एक्सीड द ग्रांट ओरिजिनली सैंक्शनड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। दोस्तों किसी भी मद पे पर खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या है कोई भी ग्रांट सैंक्शन कर दी, ठीक है। मान लो 50 लाख रुपए की ग्रांट सैंक्शन कर दी, राइट। लेकिन दोस्तों बाद में आपको पता चला कि क्या कि 50 लाख की ग्रांट का सैंक्शन कर दी, लेकिन दोस्तों बाद में क्या पता चला आपको, रिमाइंडर ऑफ द ईयर के अंदर क्या पता चला कि आपको सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट चाहिए, राइट। तो वो क्या है दोस्तों आपको, अब वो भी आपने क्या है पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दी,
लेकिन दोस्तों क्या है, उसके अंदर अगर रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है उस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के हिसाब से, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर क्या है दोस्तों, अगर रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है कि वो ऑर्डर भी क्या है पास किए जा सकते हैं। राइट, समझ में आया दोस्तों? एक बार दोबारा सुनिए दोस्तों, 1 फरवरी को क्या है बजट की घोषणा हो जाती है। ठीक है, मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जो पिछले साल का चला हुआ आ रहा है। ठीक है, मान लो मैं फाइनेंशियल ईयर एग्जांपल ले लूँ 2021-22, अगला हो गया 2022-23। ठीक है, जो अभी करंट में चल रहा है। तो दोस्तों 2021-22 के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट था मान लो, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों क्या है साल चलता आ रहा है। ठीक है, उसमें वो ख़त्म नहीं हुआ। तो 1 फरवरी दोस्तों 2022 को क्या है, 1 फरवरी 2022 को मैंने क्या है इसके अंदर कुछ खर्चा, पहले पैसा था, इसके बाद मैंने इसमें कुछ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट इसको पास कर दिया। राइट, लेकिन दोस्तों सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पास करने के बाद मुझे बाद में ऐसा पता चला कि यार प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जब गई कि इसके अंदर इतना खर्चा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं ऑर्डर्स इशू कर सकता हूँ। जैसे एमओडी फाइनेंस और एमओडी क्या रिव्यू करेगी, तो उनको लगता है इतना खर्चा इस पर नहीं होगा, तो वो क्या है उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है सप्लीमेंट्री ग्रांट को। यस और नो? तो ये मोटी मोटी बात इसके अंदर बोली गई थी। यस और नो? आगे चलें दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी रिवाइज एस्टीमेट जो है वो जो है प्रीलिमिनरी रिपोर्ट की दोस्तों बात जाएंगे, कब जाएंगे, लोकली कंट्रोल हेड के केस में 30 अक्टूबर को, और दोस्तों सेंट्रली कंट्रोल हेड के केस के अंदर 10 नवंबर को जाएंगे। राइट, और दोस्तों इनके अंदर क्या होता है, प्रीलिमिनरी रिवाइज एस्टीमेट जब जाते हैं तो दोस्तों क्या है वो उस करंट फाइनेंशियल ईयर के जाएंगे, और दोस्तों क्या है हम फोरकास्ट भी करते हैं इसके साथ साथ कि जो एंशुइंग फाइनेंशियल ईयर जो है उसके डेटा को फोरकास्ट भी किया जाता है। यस और नो? दिस एस्टीमेट इज ए फोरकास्ट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल ऑफ व्हाट द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द ईयर आर लाइकली टू बी। ये दोस्तों क्या एक प्रकार से फोरकास्ट है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक डेटा की एजम्पशन है, एज एक्यूरेट एज पॉसिबल ऑफ व्हाट द एक्चुअल रिजल्ट फॉर द ईयर आर लाइकली टू बी। राइट, तो दोस्तों क्या है इसके बेस पे क्या है एंशुइंग फाइनेंशियल ईयर का डेटा क्या है तैयार किया जाता है, इसलिए बोल दिया कि ये इस बेस पे अपने क्या है डेटा को फोरकास्ट करेंगे। राइट, ऑल इंपॉर्टेंट चेंजेस टेंडिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द बजट एस्टीमेट एज इंडिकेटेड बाय एक्चुअल फिगर्स और बाय अदर सर्कमस्टांसेस। और दोस्तों क्या है इसके अंदर क्या है हम सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस या तो वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या वो डिक्रीज कर रहे हैं बजट एस्टीमेट को, जो एक्चुअल फिगर्स के हिसाब से अवेलेबल और बाय अदर सर्कमस्टांसेस विच हैव कम टू नोटिस, जो भी आपके नोटिस में आए हुए विल बी टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस एस्टीमेट। तो दोस्तों सारे फैक्टर्स को क्या है ध्यान में रखा जाता है। यस और नो? जब ये बजट का ये जो रिवाइज एस्टीमेट जो है इनको प्रिपेयर करने के साथ दिस एस्टीमेट विल देन बी रिव्यूड बाय द एमओडी एंड एमओडी फाइनेंस फॉर टेकिंग सिमिलर एक्शन एज इन द केस ऑफ द प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। और दोस्तों क्या इन सारे एस्टीमेट को, इन चीज़ों को ध्यान में रख के क्या रिव्यू करते हैं कौन, एमओडी फाइनेंस। और दोस्तों प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में जो एक्शन लिया था, जैसे वो सप्लीमेंट्री ग्रांट का मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि सप्लीमेंट्री ग्रांट सैंक्शन कर दी, बाद में ऐसा पता चला कि सप्लीमेंट्री ग्रांट में भी क्या है रेस्ट्रिक्शन करनी है हमें को, इतना पैसा खर्च नहीं होगा, तो क्या है ऑर्डर इशू कर सकते हैं। राइट, सी देखिए दोस्तों रिवाइज एस्टीमेट के बारे में बात करते हैं। राइट, अब दोस्तों रिवाइज एस्टीमेट लोकली कंट्रोल हेड के अंदर में 10 दिसंबर को जाएंगे, और इसके अंदर दोस्तों क्या है 20 दिसंबर को जाएंगे। राइट, 10 दिसंबर 20 दिसंबर। रिवाइज एस्टीमेट क्या है दोस्तों, दिस इज़ मोर एक्यूरेट एस्टीमेट। अब दोस्तों देखिए पहले बोल दिया ये एक्यूरेट है, थोड़ा सा प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थोड़ा एक्यूरेट था, अब क्या है मोर करते चले जाएंगे, मतलब मोर एक्यूरेट, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ेगी डेटा में क्लैरिटी आती चली जाएगी। यस और नो? दिस इज मोर एक्यूरेट एस्टीमेट ऑफ व्हाट द रिजल्ट्स ऑफ द ईयर आर लाइकली टू बी एंड इज बेस्ड मेनली ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर नोन टू डेट। ये क्या है दोस्तों मोर एक्यूरेट डेटा है, मोर एक्यूरेट एस्टीमेट है ऑफ व्हाट द रिजल्ट्स ऑफ द ईयर लाइकली टू बी, जो भी रिजल्ट पूरे साल का आने वाला है। राइट, एंड इज बेस्ड मेनली ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर नोन टू डेट। और दोस्तों इस पे बेस है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है उस तारीख तक, मान लो 10 तारीख तक है तो 9 तारीख तक कितना हुआ है वो सारी डेटा कंपाइल किए जाएंगे। यस और नो? इफ़ द रिवाइज एस्टीमेट शोज एन अनअवॉइडेबल इंक्रीज ओवर द सैंक्शन ग्रांट। अगर दोस्तों रिवाइज एस्टीमेट के अंदर पता चलता है अनअवॉइडेबल इंक्रीज, मान लो किसी चीज़ पे 100 रुपये खर्च होने थे, ठीक है 500 खर्च करने पड़ रहे हैं आपको। राइट, इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री ग्रांट इफ एनी, अगर कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट भी है, अंडर एनी ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट फर्दर एक्शन इज टेकन बाय द एमओडी टू ऑब्टेन एडिशनल ग्रांट फ्रॉम द पार्लियामेंट। अरे भैया 100 रुपये खर्च होने थे, ठीक है 500 रुपये खर्च होने जा रहे हैं, या आपको लग रहा है 500 रुपये खर्च होंगे, तो एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट भले ही हो, मान लो सप्लीमेंट्री ग्रांट भी आपको दे दी, ठीक, उसके बाद भी पैसा चाहिए, तो क्या है ऑब्टेन एडिशनल ग्रांट फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो क्या है पार्लियामेंट से एडिशनल ग्रांट उसके लिए लेनी पड़ेगी आपको। यस और नो? तो ये हुआ दोस्तों रिवाइज्ड एस्टीमेट। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों डी नंबर पे है मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन।
मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है दोस्तों, ये लास्ट का जो डेटा है जो 28 फरवरी और 10 मार्च को जाता है, ये लोकली कंट्रोल्ड हेड के केस में, और 10 मार्च को क्या है सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड के केस में क्या है दोस्तों, मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन जाता है। यस और नो। इसमें देखिए दोस्तों, दिस इज़ अ फाइनल एस्टिमेट फॉर द ईयर एंड विल बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट नॉन एक्चुअल्स। ये क्या है दोस्तों, एक फाइनल एस्टिमेट है उस साल का, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी के बाद क्या है, एक महीना मार्च का बचेगा, राइट, तो क्या है वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ अ फाइनल एस्टिमेट फॉर द ईयर, ठीक है, एकदम सही बात है। एंड विल बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट नॉन एक्चुअल्स, और दोस्तों क्या है उस तारीख तक जितने भी एक्चुअल डेटा हैं आपके पास उन पे बेस्ड होगा। एंड द लाइकली एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ईयर, और दोस्तों क्या डिटेल होगी उसके अंदर, एक तो लेटेस्ट नॉन एक्चुअल्स ले लिए 28 फरवरी तक, और दोस्तों एक महीने तक बाद क्या है जो रिमेनिंग पीरियड बचा है उसके जितना एक्सपेंडिचर होगा उसकी डिटेल इसके अंदर ली जाएगी, राइट। द क्लोजनेस with which this estimate should correspond in total and in detail to the actual expenditure for the year is of paramount importance। और दोस्तों इसके अंदर क्या है, क्लोजनेस मतलब नज़दीकी होनी चाहिए, डेटा में डिफरेंशिएशन बहुत कम होना चाहिए। विद विच दिस एस्टिमेट शुड कॉरस्पॉन्ड इन टोटल एंड इन डिटेल टू द एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, और दोस्तों क्या है जितने डेटा फोरकास्ट हुए थे और जितना एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ है उसके अंदर जो क्लोजनेस है, नज़दीकी है, उसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, राइट। एज इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्टिमेट दैट नेसेसरी रीअप्रोप्रिएशंस और सरेंडर्स आर फॉर्मली सैंक्शनड बाय द एमओडी फाइनेंस, राइट। और दोस्तों इस अप्रोप्रिएशन मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशंस के बेस पे क्या है, सारी चीज़ें जो है दोस्तों, या तो फंड को क्या है सरेंडर करना है, वापस गवर्नमेंट को खाते में जमा करवाना है, राइट, या कोई दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन से करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन से ली जाती है। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब दोस्तों वही हुआ, एक मद से पैसा निकालना है, दूसरे मद के अंदर पैसा डालना है जहाँ पे एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन के जरिए करी जाती है। अप्रोप्रिएशन दोस्तों क्या होता है, पिछले साल 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ होगा तो दोस्तों उसके अगले साल नेक्स्ट फरवरी के 28 फरवरी के अंदर मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन बनता है, मतलब उस अप्रोप्रिएशन जो बना था उसका अपडेटेड वर्जन क्या है, मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। उस टाइम क्या है हमने डिसाइड किया था कि इस मद के अंदर इस हेड के अंदर इतना पैसा जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आके हमें पता चल जाएगा कि भैया किस हेड के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ है, किस हेड के अंदर पैसा बचा हुआ है, उसको रीअप्रोप्रिएशन करना है, तमाम तरीके की चीज़ें जो है की जाती है इस रिपोर्ट के बेस पे। यस और नो। अब चलिए दोस्तों 92 के अंदर क्या बोला, द एमओडी जॉइंटली विद द एमओडी फाइनेंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सफिशिएंसी एंड मॉडरेशन ऑफ द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट। डिफेंस सर्विस एस्टीमेट का मतलब क्या है दोस्तों, जितना भी डिफेंस को पास बजट आया है, डिफेंस के पास पैसा आया है, वो सफिशिएंट है या नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है, एमओडी की, जॉइंटली विद द एमओडी फाइनेंस, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमओडी इन रिगार्ड टू फ्रेमिंग द एस्टीमेट इज एक्सरसाइज्ड मेनली थ्रू द हेड्स ऑफ द ब्रांचेज एंड आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द एमओडी। दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, इन एस्टिमेट्स को क्या है फ्रेम करना, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है, जो ब्रांचेस के हेड हैं, जो आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर के अंदर, या दोस्तों कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस है एमओडी के अंदर, उनके लिए क्या है ये जिम्मेदारी है एक प्रकार से, राइट। हुज ड्यूटी इज़ टू स्क्रूटनाइज एंड वेयर नेसेसरी अमेंड देम बिफोर ट्रांसमिशन टू द एमओडी फाइनेंस। दोस्तों उनकी क्या जिम्मेदारी है, भैया एमओडी फाइनेंस को भेजने से पहले अपने एंड पे क्या है सारी चीज़ों को चेक कर लो, उनको अच्छे से स्क्रूटिनी कर लो, राइट, फिर क्या है एमओडी फाइनेंस को क्या है फॉरवर्ड करें। यस और नो। तो ये हुआ दोस्तों 92 नंबर पैरा अपना कंप्लीट। आगे चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों एस्टिमेट्स फॉर फ्रेश एक्सपेंडिचर, राइट। अब दोस्तों फ्रेश एक्सपेंडिचर के बारे में 2-3 पैरा दिए गए हैं, एक तो है अपना 93 नंबर पैरा, एक दोस्तों है 94 नंबर पैरा। यस और नो। तो दोस्तों ये अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और दोस्तों आगे भी अपने 95-96 करने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों 1 या 2 वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है अपने चैप्टर नंबर 5 बजटरी कंट्रोल एंड रीअप्रोप्रिएशन पे चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों वो भी, राइट। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों धीरे धीरे अपने बुक को पूरा फिनिश कर देंगे। यस और नो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रैप अप कर रहा हूँ। कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यस और नो। टेलीग्राम दोस्तों ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल ज्वाइन कर लो। यस और नो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।